So since the beginning of this year, Kanhaiya Kumar and his beloved JNU have been in the headlines. It's in the headlines now, as we all know. And at the beginning of the year, of course, it wasn't about Kanhaiya Kumar, it was about the RSS publication saying that JNU is anti-national. And then, of course, the allegedly anti-national incident happened on February 9th, which we all reported. We watched as the protests built up, we reported on the arrest, and then we were all shocked by those visuals of Kanhaiya and all of us in the media being attacked by those goons at Patiala House Courts. And finally, after your stay in Tihar jail, the famous speech. But I think it's amazing that not many people get to tell their own story by the end of the year as well. And that's Kanhaiya Kumar, that's what you've done. So that's amazing that you're telling your own story now. We've all told your story and now you're telling your own story by the end of the year. I want to just start by, आप पूरी किताब में आप अपने पिताजी के बारे में बहुत लिखते हैं और एक बात जो पूरे चैप्टर्स आपने कहा कि कैसे ही formulated a lot of what you were thinking about, with the schools you went to and how he helped you get into that, how he helped you achieve your dreams, move from a school that you were going to, the government school that you were going to a private school. I wanted to ask you, because that didn't actually come across, that when everybody, a lot of people, and you of course blame the media as well, when people were calling you anti-national, at that time, did your पिताजी, माताजी, उनके मन में कभी भी शक हुआ? यही एक सबसे मजबूत बात रही है मेरे साथ कि जब दूसरे पक्ष के लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं तो एक बड़ा हिस्सा है, उसमें से बहुत सारे लोग यहाँ हैं, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, पत्रकार के रूप में हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविस्ट हों, चाहे हमारे टीचर हों या हमारे साथ पढ़ने वाले लोग हों, परिवार के सदस्य हों या समाज के अलग अलग तबकों के लोग, वो हमारे साथ भी खड़े हुए हैं। और यही वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से मैं किसी भी समय अपने आप को कमज़ोर होने से बचा पाया। सबसे जो पहली चिंता थी गिरफ़्तार होने के बाद वो यही थी कि जब आईओ आया और पूछा कि बताओ बाप का नंबर बताओ, तो हमने नंबर बताया। अमूमन घर का पहला फ़ोन नंबर आपको याद होता है। हमने बताया और इमीडिएटली कॉल करके उन्होंने कहा कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार, आरोप नहीं, देशद्रोह करने के चलते गिरफ्तार किया गया। तो मैं अपने माँ बाप के बारे में ही सोच रहा था, ये नहीं सोच रहा था कि वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे। मैं ये सोच रहा था कि उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचते या इसकी आशंका मेरे मन में होती तो शायद इतनी बेबाकी से मैं ये सारी एक्टिविटी कर ही नहीं पाता। तो कभी भी मेरे माँ, पिताजी, इवन कि आप मेरे गांव या मेरे ज़िले में चले जाएंगे तो जो लोग आरएसएस और बीजेपी करते हैं वो भी शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बेगूसराय में एक बात लोगों को बोल करके आया था और उस पर लोग जो है खूब हंसे थे। हमने कहा कि हमारे इंसान, अगर हमारे यहाँ कुछ बुरे लोग हैं तो वो अपराधी हो सकते हैं लेकिन देशद्रोही नहीं हो सकते हैं, इतनी बात तो पक्की है। और मेरे ज़िले के लिए ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी जो आप लोग सबसे पॉपुलर केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट, बिहार स्टेट केस जो है जिसमें सेडिशन का एक रूलिंग आया है, इत्तफाक से वो भी बेगूसराय के ही थे और हमारे गांव के बगल के ही थे। तो हमारे यहाँ के लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते रहे हैं, इस रूप में जाने जाते हैं बेबाकी से बोलने के लिए। गांव, घर, उसके परवरिश में ही ये बात है कि लोग सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। तो माँ बाप को लेकर के कभी चिंता नहीं हुई। हाँ, दूर रह रहे वो लोग जिनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचता है, वो जेएनयू के बारे में क्या सोच रहे होंगे, कल को वो अपने बच्चे और बच्चियों को जेएनयू भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ये सारे जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसके बाद इस बात की ज़रूर चिंता हुई थी मुझे। तो इसी मेरा जो दूसरा प्रश्न है इसी के बारे में था कि आप बेगूसराय की बात कर रहे हैं, तो मुझे आपसे ये पूछना था, क्योंकि आपने इतना अच्छा विवरण दिया है अपनी किताब में कि बेगूसराय में बड़ा होना
कैसी, और आपने बहुत ही डिस्टिंक्ट सा विलेज आपने डिस्क्राइब किया कि कैसे उसके लेफ्ट ओरिजिन थे और फिर कैसे वो बदला। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कन्हैया कुमार सिर्फ बेगूसराय से ही हो सकते थे या फिर किसी भी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट के हो सकते थे? नहीं, मैं कहता हूँ कि एक थोड़ा सा अलग सा उदाहरण है, पता नहीं कितना सही होगा। कहते हैं हमारे यहाँ की मूर्खों का कोई गांव नहीं होता, हर गांव में मूर्ख होते हैं। तो आज क्रांति का शताब्दी वर्ष है, तो ये कह सकते हैं हम कि लड़ाकू लोगों का कोई गांव नहीं होता, हर गांव में लड़ाकू लोग होते हैं। तो कहीं से भी लोग निकल सकता है, तो वैसी कोई बात नहीं है। तो मैं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक ऑर्डिनरी आदमी को पकड़ लीजिए जो कहीं से भी माइग्रेट किया हो, आपको उसमें नत्था की कहानी मिल जाएगी। तो इसमें कोई ये बात नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, बस मेरे लिए वो ख़ास है क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ। बट लेफ्ट आइडियोलॉजी के तरफ जो आकर्षण जो आपका हुआ, शायद उसका फाउंडेशन क्योंकि आप उस जगह से थे इस वजह से हुआ? ये तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब मैं पटना पहुंचा या जेएनयू पहुंचा और जब लाल सलाम के नारे लगाए जा रहे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि लाल सलाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये नारे बचपन में भी मैं सुनता था, कॉमरेड शब्द से मैं अपरिचित नहीं था। और हमारे यहाँ तो जैसे कहते हैं ना, बच्चों को बाबू बोलते हैं, बउआ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ कॉमरेड बोलते हैं, भले वो बीजेपी को वोट देता हो। तो इन शब्दों से मैं परिचित था। इवन कि कुछ ऐसे शब्द जो आपको कहा जाए तो आपको बड़ा अजीब लगे सुन करके, जैसे बुर्जुआ, आपको लगेगा कि कौन सा चिड़िया है ये। तो इन शब्दों से भी मैं परिचित था क्योंकि वहाँ पे लोग बोल देते थे। कोई अगर बेचारा 250 का जूता खरीद ले तो दूसरा आदमी उसको कह देगा देखो बुर्जुआ हो गया है। तो इन शब्दों से मैं परिचित था बेगूसराय की वजह से। कुछ लोग मेरे ख्याल से सीताराम येचुरी जी ने कहा था कि कन्हैया के बाद लेफ्ट मूवमेंट को थोड़ा सा इम्पेटस मिला है, लाइक काफ़ी लोग। तो क्या इस बार जब आपने कहा, अपनी किताब में भी आपने अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो एडमिशन के टाइम पे आप लोग सारे वो स्टॉल लगाते हैं ताकि लोग उसमें ज्वाइन भी करें AISF में, तो आपके बाद जब नेक्स्ट एडमिशन हुआ, क्या ज़्यादा लोग आए, आकर्षित हुए लेफ्ट के खिलाफ, या फिर मतलब कुछ आपको इम्पैक्ट दिखा? क्या आपको भी लगता है कि यू हैव इंस्पायर्ड अदर्स टू नहीं, अभी तो नहीं लगता है, ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात को हम लोगों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। बीजेपी या RSS आज के डेट में इसलिए मजबूत नहीं हो गई है कि वो बहुत अच्छे हैं। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि बुरे लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। हम कमज़ोर हो गए हैं। हम क्यों कमज़ोर हुए, इस बात को आप समझिए। हम इसलिए कमज़ोर हुए, और जब हम कहते हैं तो बीजेपी के अलावे सब उसमें शामिल हैं। हम इसलिए कमज़ोर हुए हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। मुझे बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी RSS को छोड़ करके इस देश में स्कूल चलाती हो, कॉलेज चलाती हो, नौजवानों का क्लब खोलती हो। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे हमेशा सरकार का, अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस होता है थ्रू डेमोक्रेसी। और ये बहुत आसान है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये बहुत आसान है कि माइनॉरिटी का वोट लेकर के मेजॉरिटी की सरकार बना लें और उस पर कब्जा करके वो उसके पूरे के पूरे चरित्र को, उसके पूरे के पूरे कैरेक्टर को, पूरे के पूरे इतिहास को 5 साल में बदल करके रख सकते हैं। हम लोग फुल्ली डिपेंड करते थे NCERT पे, ICSR पे, ये जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, इस पे सरकार बदलेगी, इसका पूरा का पूरा चरित्र बदल जाएगा। इसके काउंटर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सेकुलरिज्म के आइडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सोशलिज्म के आइडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना चाहिए था। ये गलती कांग्रेस भी की और बाकी लेफ्ट पार्टियों ने भी किया, बाकी सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं उन लोगों ने भी किया। नतीजा क्या हुआ? सत्ता का चरित्र होता है। जब आप सत्ता में जाते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो कांग्रेसियों का भी दिमाग खराब हुआ, सोशल डेमोक्रेट थे उनका भी दिमाग खराब हुआ, और लेफ्टिस्टों का भी दिमाग खराब हो गया। तो दिमाग खराब होने से क्या हुआ? जनता विकल्प ढूंढने लगी। और विकल्प क्या मिला? मतलब विकल्प मिला 56 इंच। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस के खिलाफ जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, लॉजिकल
अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं, रैशनल लोग हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, उनको एक मंच पे आना चाहिए इस देश को बचाने के लिए। और पैरेलली जो है उनको इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन जब हम खड़ा करेंगे मीडिया हाउस के अंदर भी, और जब हम मीडिया की बात करते हैं इसका बड़ा ही विस्तृत फलक है, सोशल मीडिया के अंदर भी, और हम अल्टरनेटिव मीडिया की भी बात कर सकते हैं। और जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उसको हम कॉन्टिन्यूसली इसलिए चलाएं ताकि सही सूचना लोगों तक पहुंचाई जा सके, और उसी की कोशिश के रूप में मैंने ये किताब लिखी है। पता नहीं कितना हो पाएगा, क्योंकि इसके बारे में भी एक गलत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फैलाई गई। खुद की किताब खुद लिखने में 7 महीने लग गए, 3 महीने में ही उन्होंने इसी टाइटल से मेरे नाम को, मेरा नाम कन्हैया है, उन्होंने कन्हैया लिख करके इंटरनेट पे ऑलरेडी डाल दिया है। तो वो इतना एक और किताब पैरोडी किताब ऑलरेडी इंटरनेट पे डाल दी गई है। तो ये जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, इस वॉर ऑफ परसेप्शन को हमको हेड ऑन लेना पड़ेगा, तमाम तरीके के न्यू मीन्स का इस्तेमाल करके इस पॉलिटिकल लड़ाई को आगे बढ़ानी होगी। एंड पॉलिटिक्स नॉट फॉर द सेक ऑफ पावर टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी।